हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एमपी एमएससी के प्रीवियस पेपर्स के बारे में, जिसमें से आज हम जो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है सब्जेक्ट लेंगे, जिसमें मैं आपको पुराना जो है पेपर 2017 का है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर मेरा जो एक्सप्लेनेशन और आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जो है कमेंट में यस कर देना, तो मैं आगे कंटिन्यू वीडियो बना दूंगा, जल्दी से मैं अपलोड भी कर दूंगा। ठीक। आप हाँ, अब मैं आपको पहले पेपर के बारे में बता देता हूँ। आपके जो पेपर्स में 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो टेन टेन आते हैं, और वहीं 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में 5 क्वेश्चन आते हैं। वहीं 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में 2 आते हैं। ठीक है। अब जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो आपको 50 to 60 वर्ड में लिखने होते हैं। वहीं अगर बात करें 10 मार्क्स के क्वेश्चन की, तो वो आपको 250 से लेके 300 वर्ड्स में आपको लिखने होते हैं। वहीं अगर 15 मार्क्स की बात करें तो वो आपको जो है 450 वर्ड्स से लेके आपको 500 वर्ड्स में लिखना होता है। मतलब 2 मार्क्स का जो अगर आंसर्स की बात करें तो वो आपको एटलीस्ट 4 to 5 लाइन्स में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। और वहीं अगर टेन मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो एटलीस्ट आपको 2 पेजेस आपको जो है 2 से 3 पेजेस आपको उसके भरने पड़ेंगे, तभी आपको जो है अच्छे नंबर मिलेंगे। वहीं अगर 15 मार्क्स की बात करें तो वहीं आपको जो है 15 मार्क्स में एटलीस्ट 4 पेजेस जो है आंसर्स आपको लिखना होगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जो है 2 नंबर के मार्क्स से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अपना क्वेश्चन है फिक्सेटिव्स। ठीक है, तो ध्यान से देखिए लिखा क्या है फिक्सेटिव्स। अपन फिक्सेटिव के बारे में बात करें, नोट अ फिक्सेशन। तो अभी मैंने आपको इसमें एक डेफिनेशन ऐड कर दी फिक्सेशन की, तो आप देख लीजिए फिक्सेशन क्या होता है। फिक्सेशन क्या है? इज अ प्रिजर्वेशन। ठीक है, फिक्सेशन क्या है? एक प्रिजर्वेशन टेक्निक है जिसमें टिश्यू के डेड होने के बाद उसके जो शेप, स्ट्रक्चर और केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर उसके टाइप की बात करें तो जो है फिक्सेशन है वो 2 टाइप का होता है। फिक्सेशन की जो बात करें उसके फिक्सेटिव जो है 2 टाइप के होते हैं, सिंपल फिक्सेटिव और कंपाउंड फिक्सेटिव। और सिंपल फिक्सेटिव की बात करें तो सबसे पहला जो है फॉर्मेल्डिहाइड है, और उसमें जो है मर्क्यूरी क्लोराइड। और कंपाउंड फिक्सेटिव की बात करें तो ये 2 टाइप का होता है, माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव और सेकेंड जो है साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव। ठीक है, और साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव की बात करें तो उसमें जो है 2 टाइप का आपको देखने को मिलता है, न्यूक्लियर फिक्सेटिव और साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव। तो ये आपको याद रखना है। और माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव के आपको नाम याद रख लेने हैं। कौन कौन से? जैसे 10% फॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन होता है, दूसरा जो है आपका 10% न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन होता है, तीसरा जो है हाईली फ्लूइड होता है। तो यहाँ तक आपका जो है 2 नंबर का आंसर जो है फिक्सेटिव का कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है एम्बेडिंग। एम्बेडिंग के बारे में आप बात कर लेते हैं। एम्बेडिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम टिश्यू को क्या किया जाता है, एक मोल्ड लिया जाता है, उस सांचे में जो है टिश्यू को रख दिया जाता है, उसके बाद पैराफिन वैक्स उसके अंदर डाल दिया जाता है और उसको सेट होने के लिए रख दिया जाता है। और वही सेट होने के बाद जो है उसको टिश्यू की जो है माइक्रोटोम के द्वारा जो है कटिंग कर ली जाती है। तो यही आपकी एम्बेडिंग प्रोसेस है, जिसके अंदर हम पैराफिन की जगह जो है सेलोडिन और एलवीएन का भी यूज़ किया जाता है, जैसा कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है। और अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या है अपना, कार्टिलेज। अब कार्टिलेज में आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये लर्न के हिसाब से है, आपको याद के हिसाब से है, तो आप इसको याद कर लेना। ठीक है। मैं थोड़ा सा स्पीड अप क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ये जो 2017 पेपर जो है अपने को जल्दी करना है, और अगर मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करूँगा तो जो वीडियो है वो लेंदी हो जाएगा, इसीलिए जो है मैं थोड़ा सा फास्ट अप चल रहा हूँ। ठीक है। और अगर आपको डिटेल में चाहिए तो नीचे कमेंट में ना, सॉरी, कार्टिलेज की अगर बात करें तो उसमें जो है आपको कार्टिलेज देख लेने कौन कौन से क्रिकोइड कार्टिलेज हैं। ठीक है, आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा है क्रिकोइड कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये देख लीजिए येलो वाला जो पार्ट है ये आपका क्रिकोइड कार्टिलेज है। और थायराइड कार्टिलेज की बात करें तो आप देख लीजिए थायराइड कार्टिलेज कौन सा है, जो ये आपको ब्राउन कलर का देखने को मिल रहा है, ये आपका क्या है, थायराइड कार्टिलेज देखने को मिलता है लेरिंग्स के अंदर। और आपका जो है एरिनोइड, अगर एरिनोइड कार्टिलेज की बात करें तो एरिनोइड कार्टिलेज की अगर बात करें तो आपको कौन सा देखने को मिलता है, आप देख लीजिए इसमें ये जो आपका लाइट ब्लू है, तो ये आपको यहाँ लाइट ब्लू जो है आपका नोड कार्टिलेज है। और कॉर्निकुलेट कार्टिलेज की अगर बात करें तो कॉर्निकुलेट अगर कार्टिलेज की बात करें तो ये जो आपको पर्पल कलर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है। और इपिग्लोटिस की बात करें तो इपिग्लोटिस जो है आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन के हिसाब से मैंने यहाँ डायग्राम ऐड किया है। ठीक है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है? किडनी डिसीज है, जिसके अंदर किडनी के अंदर इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होता है ग्लोमेरुलाई के अंदर। ठीक है, तो इसको अपन जो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोल रहे हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कारण क्या है, कॉज क्या है? तो टॉक्सिन्स हो गए, मेडिसिन हो गई,
और वायरल इन्फेक्शंस हो गए, जैसे कि अगर बात करें HIV हो गया, और हेपेटाइटिस बी हो गया, और हेपेटाइटिस सी हो गया। तो कुछ इस तरह से आपको जो है कोर्स देखने को मिलता है। अगर डायग्नोसिस की बात करें तो कैसे डायग्नोस करेंगे, तो डायग्नोस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्लोमेरुलर को डायग्नोस करने के लिए अपने को जो है इसकी मेडिकल हिस्ट्री देखने की पड़ेगी पेशेंट की, और फिजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, और जैसे कि टेस्ट की बात करें तो यूरिन एनालिसिस करना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट करने पड़ेंगे, और किडनी बायोप्सी करनी पड़ेगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ग्लोमेरुलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एनीमिया। तो एनीमिया तो वैसे समझाने में बहुत बड़ा हो सकता है एनीमिया तो, लेकिन मैंने कुछ आपको बहुत ही जो है कम कंटेंट में यहाँ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एनीमिया क्या है, ब्लड डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, बॉडी के अंदर जो है आपकी बॉडी के अंदर जो है आरबीसी जो है कम बनती है, और हीमोग्लोबिन कम देखने को मिलता है। यानी आरबीसी काउंट अगर लो हो जाता है प्लस आपका हीमोग्लोबिन लो हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एनीमिया। ठीक है। रिड्यूस ब्लड एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन, यानी आपकी जो है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो है ऑक्सीजन कैरी करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। और आपका जो है आपको यहाँ क्या देखने को मिलता है, उस पर्सन्स को फेटिग्यू आपको देखने को मिलता है, वीकनेस आपको देखने को मिलती है, और डिजीनेस आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा एनीमिया क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आरएच सिस्टम। नेक्स्ट है आरएस सिस्टम। तो आरएस सिस्टम के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो आरएस सिस्टम क्या है, एक ब्लड ग्रुप सिस्टम है जिसमें हम आरएच पॉजिटिव और नेगेटिव जो है फाइंड आउट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, इट इज़ बेस्ड पर्सन, इसके जो ब्लड होता है, ब्लड के आरबीसी जो है, आरबीसी की सरफेस पर डी एंटीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है। आरबीसी की सरफेस पे जो है आर एच डी एंटीजन प्रेजेंट होता है, जो कि हम आर एस सिस्टम से जो है पता लगाते हैं। अगर प्रेजेंट होता है तो पॉजिटिव है, अगर नहीं अपसेंट होता है तो आर एच नेगेटिव है। ठीक। और इसको जो है इसका डिस्कवर जो है कार्ल एंड स्टीनर और अलेक्जेंडर विनर ने किया था रिसस मंकी के अंदर। तो ये आपको समझ में आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डिक मसल। कार्डिक मसल की अगर बात करें तो इसे हम मायोकार्डियम भी कहते हैं। ये जो है आपके मसल्स में जो है मेजर कैटेगरीज होती हैं। अगर मसल्स की बात करें तो इसमें मेजर कैटेगरीज में आपको देखने को मिलता है, जैसे कि स्मूथ मसल्स हो गई, स्केलेटल मसल्स हो गई, और कार्डियक मसल्स आपको देखने को मिलती है। अगर स्केलेटल मसल्स की बात करें तो ये क्या काम करती है, कॉन्ट्रेक्टाइलिटी की काम करता है। तो ये आपको समझ में आ गया, कॉन्ट्रेक्टाइलिटी का काम करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड की अगर बात करें तो ये जो है आपके नेक पोर्शन में प्रेजेंट होती है, और जो है हार्मोन सिक्रेट करती है, उसके साथ साथ जो है मेटाबॉलिज्म और हार्ट रेट को जो है रेगुलेट करती है, और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। ठीक है। और ये जो है एक एंडोक्राइन सिस्टम का जो है पार्ट है, जो कि क्या सिक्रेट करता है, T3 एंड T4 जो है सिक्रेट करता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, फंक्शन ऑफ ब्लड। तो ये तो लगभग लगभग सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। और हाँ, यहाँ तक अगर आप वीडियो तक आ गए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, प्लस आप इसको वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें, क्योंकि आप कमेंट करोगे और लाइक करोगे तो ये वीडियो जो है यूट्यूब जो है अब बाकी स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करेगा। और हाँ, हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो हम बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ ब्लड की बात करें तो इसमें जो है डिफरेंट फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सारे इसके फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मेन जो फंक्शन होता है क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। न्यूट्रिशन को लंग्स और अदर टिश्यू में प्रोवाइड करने का काम होता है। और ब्लड जो कि ब्लड क्लोटिंग करवाने का भी काम करता है, क्योंकि ब्लड के अंदर प्लेटलेट प्रेजेंट होती है। अगर कहीं ब्लड लॉस होता हो या कट वट लग जाता हो तो ये जो है क्लोट फॉर्मेशन करके ब्लड लॉस को और लॉस होने से रोकता है। और नेक्स्ट क्या है, ये जो है ब्लड सेल्स को कैरी करता है, और इसके अंदर जो है एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है जो कि इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करती हैं। और उसके बाद ये जो है वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करता है और किडनी और लीवर तक ले जाने का काम करता है, ताकि ये जो ब्लड है आपका फिल्टर हो सके। और नेक्स्ट क्या है, बॉडी आपका जो ब्लड है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। करने वाले 10 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें सबसे पहला जो है डीकैल्सिफिकेशन। तो डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है वो समझ लीजिए। सीधी सी भाषा में अगर बात करें, कभी कभी क्या होता है, टिश्यू के अंदर साल्ट डिपॉजिट हो जाता है किसी डिसीज के चलते हुए, जैसे कि उसमें कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, और कैल्शियम फ्लोराइड हो गया, जो कि टिश्यू के अंदर डिपॉजिट हो जाए, जिसकी वजह से हम फाइन सेक्शन में कट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए जो है हम क्या करते हैं, उस कैल्शियम को रिमूव करते हैं। तो उस कैल्शियम को रिमूव करने वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं डीकैल्सिफिकेशन। तो आपको इजी लैंग्वेज में आपको यहाँ समझ में आएगा डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है। तो प्रिंसिपल क्या है, डीकैल्सिफिकेशन की बात करें तो ये जो है कैल्शियम टिश्यू के अंदर जो है कैल्शियम केटायन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और सॉल्यूशन जो अपन डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन में जो यूज़ करेंगे उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, एनायन प्रेजेंट रहेगा। तो एनायन जो है केटायन से बाइंड होके पूरी तरह से जो है कैल्शियम को रिमूव कर देता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और गुड डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन किसको बोलेंगे,
जो क्या करेगा, पूरी तरह से जो है उस टिश्यू से कैल्शियम को रिमूव कर देता है और बिना किसी इफेक्ट दिए हुए, तो हम उसको गुड डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन बोलेंगे। तो यहाँ तक आपको प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्टेप्स के बारे में। तो स्टेप्स में सबसे पहले हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ टिश्यू। तो कलेक्शन ऑफ टिश्यू कैसे किया जाता है, बायोप्सी के थ्रू जो है किया जाता है। अब उसमें से अपने को जो है कितना 5 mm थिकनेस जो है अपने को टिश्यू कट कर लेना है बोन कटर से। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद फिक्सेशन की अगर बात करें तो बोनी टिश्यू को हम जो है रूटीन फिक्सेटिव में फिक्स करते हैं, जैसे कि 10% फॉर्मेलिन हो गया। तो आपको सेकंड स्टेप भी समझ जाएगी। थर्ड स्टेप की अगर बात करें तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, डीकैल्सिफिकेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, एक वेक्स वेक्स जो थ्रेड है वो ले लिया जाता है और एक सॉल्यूशन ले लिया जाता है, डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन ले लिया जाता है। उसके अंदर उस थ्रेड्स के मदद से जो है टिश्यू को हैंग कर दिया जाता है, उसको लटका दिया जाता है। यानी अब जो डीकैल्शियम फ्लूइड लेना है वो कितना लेना है अपने को, 50 to 100 टाइम्स लेना है टिश्यू से। मतलब टिश्यू का अगर 1 ml साइज है तो अपने को 1 ml का, अपन एक एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ कि टिश्यू अगर 1 ml के साइज के बराबर है तो अपने को जो है कितना 50 to 100 ml के आसपास जो है फ्लूइड लेना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें दूसरा तरीका क्या है, एक तो आप प्लेटफॉर्म उस जो भी बीकर ले रहे हैं उसमें एक नीचे प्लेटफॉर्म बना दीजिए हाफ फ्लूइड तक। उसके बाद उसमें टिश्यू उस प्लेटफॉर्म पे आप क्या रख दीजिए, टिश्यू रख दीजिए और उसको फ्लूइड को भर दीजिए। मतलब आपको जो आपका टिश्यू है वो मिडिल पार्ट में होना चाहिए। तो दूसरा तरीका ये है, यानी उस आपका जो आपने नीचे प्लेटफॉर्म बनाया तो उसमें आपका टिश्यू जो है रेस्ट करेगा। इस तरह से हम जो है डीकैल्सिफाइंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो फ्लूइड है उसको 2 से 3 बार जो है आपको चेंज करना पड़ेगा पर डे। तो आपका जो है इस तरह से डीकैल्सिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। टिश्यू जैसे कंप्लीशन डीकैल्सिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो है हमें 70% एल्कोहल के अंदर जो है टिश्यू को जो है रख देना है। ठीक है, उस रखने के बाद जो है सेवरल चेंजेस आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद जो है आपका पूरा डीगैल्सिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें डीगैल्सिफिकेशन की अगर बात करें तो उसके अंदर जो है मेनली जो है डीगैल्सिफाइंग सॉल्यूशन की बात करें तो 3 टाइप के जो है यूज़ किए जाते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन हो गया और ट्राइक्लोरो एसिडिक हो गया। उसमें एक और चीज़ यूज़ की जाती है, चिलेटिंग एजेंट आपको देखने को मिल रहा है। चिलेटिंग एजेंट भी एक टेक्निक होती है और इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड भी यूज़ किया जाता है डीकैल्सिफिकेशन के लिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका जो है डीकैल्सिफिकेशन जो है कंप्लीशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटिंग मीडिया। और माउंटिंग मीडिया की अगर बात करें तो ये क्या करता है, स्लाइडिंग जो स्लाइड होती है उसके ऊपर जो है यूज़ किया जाता है और माइक्रोस्कोपी की जाती है। और ये जो है जो सैंपल है उसको लॉन्ग टर्म स्टोरेज प्रोवाइड करता है। अगर इसकी बात करें तो सैंपल को जो है इमर्ज किया जाता है माउंटिंग मीडिया के अंदर और इसके बाद जो है मीडिया जो है सैंपल से अटैच हो जाता है, जो कि स्लाइड से, एक ग्लास स्लाइड से। और सेकंड जो थर्ड पॉइंट है उसमें अगर बात करें तो मीडिया जो है वो प्रोटेक्ट करता है और जो है इमेज क्वालिटी को बढ़ाता है। ठीक है, सैंपल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसके साथ साथ जो है इमेज क्वालिटी को बढ़ाता है। अगर इसके अगर थोड़ा सा अगर प्रिंसिपल की अगर बात करें तो जो माउंटिंग मीडियाज होते हैं उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो स्लाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है, जिसकी वजह से आपको जो है इमेज क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है। अगर इसके क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो माउंटिंग मीडिया की अगर बात करें तो माउंटिंग मीडिया जो है 2 तरह का होता है, वाटर बेस्ड और सॉल्वेंट बेस्ड। वाटर बेस्ड अगर माउंटिंग मीडिया की बात करें तो उसके अंदर जो है इसको अपन एक्वस मीडिया भी बोला जाता है और हाइड्रोफिलिक और नॉन एडेसिव जो है मीडिया भी बोला जाता है। वहीं अगर सॉलिड बेस की बात करें तो ये हाइड्रोफोबिक होता है और एडेसिव और ऑर्गेनिक होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अगर वाटर बेस माउंटिंग मीडिया की बात करें तो इसमें बफर सेलाइन सॉल्यूशन आ गया है, जो कि कॉमन टाइप होता है, जैसे कि आपका ग्लिसरॉल जेली हो गया। और अगर सॉल्वेंट बेस्ड माउंटिंग मीडिया की अगर बात करें तो इसके अंदर जो है नेचुरल सारी चीज़ें आ गई, जैसे कैनेडा बल्सम आ गया, फिनॉल बल्सम आ गया और डामर बल्सम आ गया और पेरल जो है माउंटिंग मीडिया आ गया। तो यहाँ तक आपका जो है माउंटिंग मीडिया आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, ड्रा वेल डायग्राम ऑफ स्प्लीन एंड इट्स क्लिनिकल एस्पेक्ट। तो आप स्प्लीन का डायग्राम अच्छे से देख लेना, बाकी मैं आपको थ्योरी मैटर आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक, तो इस एस्पेक्ट्स की बात करें तो इसमें जो है इसके साइज, फंक्शन और डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस किए गए। ठीक है, तो इसमें जो हेल्थी स्प्लीन की अगर बात करें तो जो हेल्थी स्प्लीन होता है वो 9 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और इसके वाइड जो होता है वो 6 to 8 सेंटीमीटर जो है वाइड होता है। अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो 3.5 सेंटीमीटर थिक होता है। अगर इसकी इनलार्ज जो है उसको अपन बोलते हैं स्प्लेनोमेगली। अगर स्प्लीन लार्ज हो जाता है उसको अपन बोलते हैं स्प्लेनोमेगली। और स्प्लेनोमेगली जो है कॉज किसकी वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, इंजरी की वजह से होता है और क्रिसोसिस और लुकेमिया एंड रेमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से हो सकता है। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो क्या काम करता है स्प्लीन, तो स्प्लीन जो है लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यून सिस्टम का काम करता है और ये जो है
ब्लड को स्टोर करने का और फिल्टर करने का भी काम करता है। अगर इसके और नेक्स्ट फंक्शन की अगर बात करें तो ये जो है वाइट ब्लड सेल को प्रोड्यूस करता है और इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने का काम करता है। और नेक्स्ट इसकी बात करें तो ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने का काम करता है और एंटीजन को रिमूव करने का काम करता है। और उसके साथ साथ अगर बात करें तो ये जो है इम्यूनोग्लोबिन जी यानी आईजीजी को जो है बनाने का काम करता है। और नेक्स्ट जो है ये प्लेटलेट को भी स्टोर करता है। अगर इसके डिसऑर्डर की बात करें तो ये जो है स्प्लेनोमेगली की अगर बात करें तो इसमें क्या देखने को मिलता है, लीवर जो है लार्ज हो जाता है। और ये जो है इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, पेन, फुलनेस और अपर लेफ्ट बेली जो है आपको देखने को मिलती है। एनीमिया और इन्फेक्शन और इजी इजी जो है ब्लीडिंग आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। और वंडरिंग स्प्लीन की बात करें तो इसमें जो है ये रेयर कंडीशन है जिसमें जो है स्प्लीन क्या हो जाता है, अपनी जगह से मूव कर जाता है, उसे अपन बोल रहे हैं वंडरिंग स्प्लीन। ठीक। और रप्चर स्प्लीन की अगर बात करें तो ये आपको जो है स्पॉन्टेनियसली या तो आपको कहाँ देखने को मिलता है, ड्यू टू इम्पैक्ट सच एज ए फाल, जैसे कि फाल की वजह से आपको देखने को मिलता है। और अगर इसके सिम्टम्स की बात करें, ब्लो सिम्टम्स इंक्लूड, जैसे कि इसमें पेन देखने को मिलता है आपको अपर स्टमक में, और लेफ्ट शोल्डर में आपको इसमें पेन देखने को मिलता है। साथ में कन्फ्यूजन और डिजिंगनेस और लाइट हेडनेस आपको इसमें देखने को मिलती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक। तो ये आपका क्लियर हो गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा CSF एंड इट्स फंक्शन की बात करें तो CSF एंड इट्स फंक्शन की बात करें तो आपको यहाँ डायग्राम देखने को मिल रहा है। डायग्राम से आपको मैं समझा दूंगा थोड़ा। ठीक है। अब CSF की बात करें तो CSF जो है वो आपके ब्रेन के चारों तरफ और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ जो है प्रेजेंट होता है, जो कि इसको क्या करता है, ब्रेन और आपका जो है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है इंजरी से। ठीक है। उसके बाद ये जो है ब्रेन और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ जो है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करने का काम करता है। CSF प्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये जो है कोरोइड प्लेक्सस इन वेंट में प्रोड्यूस होता है, जो कि आपको यहाँ डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा। कोरोइड प्लेक्सस जो है आपको यहाँ देखने को मिलता है, यहाँ जो है आपका CSF बनता है। उसके बाद अगर इसकी बात करें तो CSF फ्लो थ्रो वेंट्रिकल एंड इनटू द सब आर्कनोइड स्पेस, जो है ये वेंट्रिकल से जो है सब आर्कनोइड स्पेस की तरफ मूव करता है, जो कि आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा है। उसके बाद इसके वेयर इट इज़ इवेंचुअली रीअब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, उसके बाद जो है ये जो है रीअब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड में चला जाता है। और प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो प्रोटेक्शन में क्या है, CSF जो है शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। अगर अपन कूद जंप वम्प करते हैं या कहीं गिर जाते हैं तो ये जो सारा जो शॉक है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्रेन को कम से कम इंजरी जो है होने देता है। अदरवाइज पूरी इंजरी जो है वो इंजरी नहीं होने देता। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक। उसके बाद न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो CSF में जो है न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन, लिपिड और इलेक्ट्रोलाइट जो है प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेंट्रल नर्व। ठीक है। और उसके बाद अगर इसकी बात करें वेस्ट रिमूवल, तो CSF जो है वेस्ट रिमूवल का काम करता है ब्रेन। ठीक है। और हीमोस्टेसिस का काम करता है। CSF क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का काम करता है और न्यूरो ट्रांसमीटर का भी काम करता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है इम्यून फंक्शन की अगर बात करें तो जो है ये इम्यून फंक्शन का भी काम करता है, इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है और ड्रग डिलीवरी, जैसे कि कुछ ड्रग डिलीवरी का भी काम करता है। CSF अलाउ ड्रग्स टू डिलीवर टू द सेंट्रल नर्व सिस्टम। ठीक है। CSF जो है क्या करता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम को ड्रग्स प्रोवाइड करने का काम करता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो है अपना क्वेश्चन CSF वाला भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। अगर जॉइंट की बात करें तो इसको क्लासिफाइड स्ट्रक्चर और फंक्शन के अकॉर्डिंग किया गया है। स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो सबसे पहला आता है फाइब्रस जॉइंट, और सेकंड है कार्टिलेजिनियस जॉइंट, और थर्ड है साइनोवियल जॉइंट। अब फाइब्रस जॉइंट की अगर बात करें तो इसे हम जो है फिक्स और इमूवेबल जॉइंट भी बोलते हैं। और इन जॉइंट्स के बीच में कोई कैविटी नहीं देखने को मिलती है बोन्स के बीच में। और एग्जाम्पल अगर बात करें तो इसमें जो है सूचर्स आता है, जो कि स्कल बोन में प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा टेम्परल बोन, उसमें एक लाइनिंग्स देखने को मिलती है, अगर कभी भी आपने हेड देखा होगा तो। ठीक है। और कार्टिलेजियस जॉइंट की अगर बात करें तो ये जो है पार्टिकुलरली अगर बात करें तो ये मूवेबल होते हैं और जो है कार्टिलेज से कनेक्टेड होते हैं। और साइनोवियल जॉइंट की अगर बात करें तो इनमें जो है आपको बोन्स के बीच में आपको कैविटी देखने को मिलती है, खाली जगह, खाली स्पेसेस देखने को मिलती है। और ये जो बोन्स होती हैं फ्रीली मूवेबल होती हैं, और ये जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जॉइंट्स होते हैं। अगर फंक्शनल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें अपन हिंज जॉइंट की, तो हिंज जॉइंट क्या होता है,
ये जो है ये जो है बोन को आगे की तरफ और पीछे की तरफ जो है आपको मूवमेंट देखने को, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। और ये जो है डोर की तरह हिंज, आपने डोर में जो आपने लोग देखे होंगे उन उसकी तरह जो है दिखाई देता है। जैसे कि एग्जांपल अगर बात करें तो एल्बो हो गया, नी हो गया और फिंगर जॉइंट हो गया। और पिवट जॉइंट की अगर बात करें तो ये जो है बोन को जो है रोटेट के लिए अलाउ करते हैं और सिंगल एक्सिस पे वहीं एक जगह जो है रोटेट करने का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल अगर बात करें फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्रा ऑफ नेक की अगर बात करें, ठीक है। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की अगर बात करें तो ये जो है स्मूथ मूवमेंट और बिटवीन बोन्स के बीच में स्मूथ स्मूथ जो है मूवमेंट करवाने का काम करता है। जैसे कि शोल्डर एंड हिप जॉइंट की अगर बात करें, सैडल जॉइंट की अगर बात करें तो ये जो है दो प्लेन में आपको जो है मूवमेंट करवाता है, जैसे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन और आपका जो है एबडक्शन और एडक्शन। तो ये जो है जैसे एग्जांपल अगर बात करें तो कौन सा है, थंब, ठीक है। और कॉन्डाइलर जॉइंट की अगर बात करें तो ये जो है बोन को जो है अप एंड डाउन एंड साइड टू साइड जो है मोशन करवाता है। और जो है जैसे एग्जांपल अगर बात करें तो जा और फिंगर जॉइंट्स हो गए, ठीक है। और ग्लाइडिंग अगर जॉइंट्स की अगर बात करें तो ये जो है ग्लाइडिंग की तरह जो है मूवमेंट देता है, इसलिए इसको ग्लाइडिंग मूवमेंट जॉइंट बोला गया है। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें प्रोक्सिमल इंडो अल्ना और रेडियस, ठीक है। तो उसके बाद अगर जॉइंट फैसिलिटी मूवमेंट प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड डायरेक्ट मसल्स मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो ये वाला जो है क्वेश्चन जो है अपना कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, और सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले जो है आपको मैं कुछ डायग्राम दिखा देता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और ये डायग्राम आप इजीली बना बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बना दोगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे अगर जॉइंट आता है तो। जैसे कि आपको है नीचे दिया गया है तो ये ऊपर आप एक मिनट, हाँ अब देखिए, अब आपको पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें जो है आपको, सॉरी, इसमें आपको सारे जो है जॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो आप देख लीजिए अच्छे से। ए वाला है तो ये आपका ए वाला, ठीक है। कौन सा वाला है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। अगर इसके बी वाले की अगर बात करें तो ये हिंज हो गया। और सी वाले की बात करें तो ये पिवट जॉइंट हो गया। और डी वाले की बात करें तो ये कॉन्डाइलेट जॉइंट हो गया, ठीक है। और ई की बात करें तो ये सैडल वाला हो गया, ठीक है, पेडल जॉइंट हो गया। और ग्लाइडिंग की बात करें तो ए वाला जो है वो ग्लाइडिंग वाला हो गया। तो ये आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप बात करते हैं तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन में की बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ड्राई वेल लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सेल। तो आपको ह्यूमन सेल्स का एक डायग्राम बना लेना अच्छा सा, जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह से अच्छे से बना के उसके बाद उसको अच्छे से लेबल कर देना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नेक्स्ट फंक्शन की अगर बात करें, सबसे पहले न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल सेंटर है जो कि पूरे सेल्स को कंट्रोल करने का काम करता है, डीएनए, ठीक है। और इसमें जो है आपको डीएनए देखने को मिलते हैं, ठीक। और अगर न्यूक्लियस की बात करें तो ये जो है स्मॉलर स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि राइबोसोम बनाने का काम करता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। राइबोसोम की अगर बात करें तो ये स्मॉल होता है और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होता है, जो कि क्या काम करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें तो ये जो है एक नेटवर्क मेम्ब्रेन इसमें जो है इन्वॉल्व होता है, और ये जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है और लिपिड मेटाबॉलिज्म में काम करता है। और ये जो है दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। और रफ एंडोप्लाज्मिक की बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक में जो है इसके अंदर जो है आपको इसके ऊपर जो है राइबोसोम देखने को मिलते हैं, जो कि क्या काम करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये जो है राइबोसोम इसमें लेक कम होते हैं या तो अपसेंट होते हैं, ठीक है। और जो कि क्या काम करता है, लिपिड बनाने का काम करता है और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। वहीं गोल्जी एपेटाइटिस की अगर बात करें तो ये जो है मॉडिफाइज करता है और प्रोटीन को जो मॉडिफाइज करता है और शॉर्ट करता है और उनको पैकेज करने का काम करता है प्रोटीन का। और वहीं बात करें तो ये जो है ईएसआर से जो है लिपिड को रिसीव करता है, उसके बाद जो है उनको प्रिपेयर करके ट्रांसपोर्ट कर देता है सेल के अंदर जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, या तो उनको जो अगर एक्स्ट्रा होता है या रिक्वायरमेंट नहीं होती है वो सेल के बाहर बेच देता है या वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है सेल से, ठीक। उसके बाद अगर इससे माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसको जो है पावर हाउस भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो है आपको ये जो है एटीपी जनरेट करने का काम करता है, ठीक। और लाइसोसोम की अगर बात करें तो इसमें जो है सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होता है, इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या काम करता है, वेस्ट प्रोडक्ट का ब्रेक डाउन करता है, सेल डेब्रिस का जो है ब्रेक डाउन करता है, या तो जो वेस्ट ऑर्गेनल्स होते हैं उनको भी ब्रेक डाउन करने का काम करता है। और सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो ये जो है परमीबल बैरियर की तरह काम करता है, जो कि क्या करता है, मूवमेंट को, जो भी पार्टिकल्स हैं उनके मूवमेंट को रेगुलेट करता है, जो कि अंदर अंदर सेल के अंदर ले जाना है, सेल के बाहर भेजना है। क्वेश्चन हमारा है डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ माइक्रोटोम। अगर माइक्रोटोम की अगर बात करें तो ये क्या होता है, एक टूल होता है जो कि टिश्यू के
थिन सेक्शन में कट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि हम जो है माइक्रोस्कोपी कर सकें। अगर माइक्रोटोम के वर्ड के अगर ऊपर ध्यान दिया जाए तो माइक्रो मतलब होता है स्मॉल और टोम मतलब होता है कट करना। अगर और इसके वर्क की अगर बात करें हाउ इट वर्क, तो अपन सबसे पहले जो मटेरियल होता है, टिश्यू होता है, उसको जो है एम्बेड किया जाता है और ब्लॉक बना लिया जाता है। उसी ब्लॉक को जो है माइक्रोटोम से अटैच कर लिया जाता है और उसको जो है थिन सेक्शन में कट कर लिया जाता है। उसके बाद जो है टिश्यू को कलेक्ट करके माइक्रोस्कोपी स्लाइड पर रखकर इसका जो है एग्जामिनेशन कर लिया जाता है। अगर यूज़ की बात करें तो इसको जो यूज़ है हम साइंस और मेडिसिन और फॉरेंसिक लैब में करते हैं। और इसकी अगर बात करें तो कैसे प्रिपेयर लाइट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए यूज़ करते हैं। और टाइप ऑफ माइक्रोटोम की अगर बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको माइक्रोटोम्स आपको देखने को मिलेंगे। रोटेटरी हो गया, क्रायोस्टेट हो गया, स्लेज हो गया, वाइब्रेटिंग और स्लाइडिंग, फ्रीजिंग, रोकिंग माइक्रोटोम हो गया। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है टिश्यू थिन सेक्शंस कट कर टिश्यू को थिन सेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं अलग। जैसे क्रायोस्टेट की अगर बात करें तो इसके अंदर जो है फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी लगी होती है, यानी स्टेंट अगर आपको इमरजेंसी कंडीशन में तुरंत जो है माइक्रोस्कोपी करनी होती है, तब क्रायोस्टेट माइक्रोटोम का यूज़ किया जाता है, जो कि टिश्यू को फ्रीज करने के बाद इसमें जो है हमें एम्बेडिंग नहीं करनी पड़ती है, टिश्यू को डायरेक्टली फ्रीज करके उसको कटिंग कर दी जाती है। इसलिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। बाकी आपको ये जितने भी माइक्रोटोम आप पढ़ लेना, तो यहाँ तक जो है हमारा 2017 का जो पेपर है कंप्लीट हो चुका है। और हम जो है अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 2018 और बाकी पेपर्स में कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में आ जाए। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप यस कर देना। थैंक यू।